Assalamu alaikum everyone. Welcome back to the Wild Classroom with Aruj Fatima. I am truly excited to start this zoology journey with all of you through this online lecture series. I created this series because I know how confusing and boring zoology can seem when you don't have the right guidance. So I am here to make zoology simple, logical, and even enjoyable by teaching from one of the best book in the world. Yes, integrated zoology, integrated principles of zoology by Hickman. It's a fourth edition. Okay, so before we begin today's topic, let me first introduce the book we will be using in this entire series. So, as I mentioned, this book is called Integrated Principles of Zoology. So, this book is one of the most respected and widely used zoology textbook in the world. So, it is taught in universities across the USA, UK, and also in many parts of Asia, including Pakistan and India. So, let's we begin from the topic. What is life? Okay, so the book is divided into three main parts. I will explain this lecture in Urdu as well as in English for your good understanding. So the book is divided into three main parts. जो किताब है वो तीन हिस्सों में डिवाइड की गई है. सबसे पहला जो पार्ट है वो है बेसिक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. फर्स्ट पार्ट इज़ बेसिक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. इसमें हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ लाइफ, हाउ डू एनिमल्स इवॉल्व एंड रिप्रोड्यूस. एनिमल जो से हैं वो कैसे चेंज होते हैं, कैसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कैसे वो रिप्रोड्यूस मीन कि कैसे वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, बच्चे पैदा करते हैं और अपनी तादाद को बढ़ाते हैं. नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो होगा एनिमल डाइवर्सिटी. इसमें हम तमाम एनिमल फाइला को स्टडी करेंगे. सिंपल स्पंजीज से हम लेकर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स तक पढ़ेंगे. सिंपल से हम कॉम्प्लेक्स एनिमल्स तक, ठीक है, उनको स्टडी करेंगे. नेक्स्ट है एनिमल फंक्शन एंड इकोलॉजी. जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, थर्ड पार्ट में हम एनिमल फंक्शन और इकोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे. यानी एनिमल्स में कौन कौन से फंक्शंस हैं, वो ब्रीथ कैसे, सांस कैसे लेते हैं, चलते कैसे हैं, मूव कैसे करते हैं, देन हाउ दे डाइजेस्ट, ठीक है, सोचते कैसे हैं, और फिर ये इंटरेक्ट कैसे करते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, अपने एनवायरनमेंट के साथ ये कैसे इंटरेक्ट करते हैं. ठीक है, अब इफ़ यू फॉलो दिस सीरीज विद मी यू विल गेन अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन zoology. Second, a complete understanding of animal phyla, which is very important for exam. So concept that will help in PPSC, FPSC, CSS and university exams. So let's begin. हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ zoology. अब zoology है क्या? zoology इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल लाइफ. ये एनिमल लाइफ की साइंटिफिक स्टडी है. ठीक है, हाउ एनिमल लाइफ इवोल्व, रिप्रोड्यूस एंड अडेप्ट. ठीक है, अब लाइव में क्या आ जाएगा कि एनिमल्स कैसे खाते हैं, हाउ दे ईट, हाउ दे ब्रीथ, देन हाउ दे ग्रो, मूव एंड बिहेव. ठीक है, अब इवोल्व के कैसे इवोल्व करते हैं, कैसे वक्त के साथ उनमें तब्दीलियां आती हैं नेचुरल सिलेक्शन के ज़रिए. ये नेचुरल सिलेक्शन को भी हम नेक्स्ट जो सा डिटेल में स्टडी करेंगे. तो आप याद रखें कि इसमें हमने zoology में स्टडी करना है कैसे ये वक्त के साथ चेंज हो जाते हैं, हाउ दे चेंज ओवर टाइम. देन रिप्रोड्यूस, अब हाउ दे प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स एंड पास ऑन ट्रेट्स, कैसे ये बच्चे पैदा करते हैं और अपनी खसूसियात को उन बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं. ठीक है, कैसे ये बच्चे पैदा करते हैं और पास ऑन ट्रेट्स,
और कैसे ये अपनी खुसूसियात अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं, अडेप्ट, और कैसे ये हाउ दे सर्वाइव इन डिफरेंट इन्वायरमेंट, कैसे ये डिफरेंट इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं, ये हमने ज़ूलॉजी में पढ़ना है। ओके, सो इट कनेक्ट्स विद इकोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, जेनेटिक्स एंड कंजर्वेशन। अब ये एनाटॉमी, ये ज़ूलॉजी जो सी है ये इकोलॉजी के साथ भी कनेक्ट है, फिजियोलॉजी के साथ भी कनेक्ट है, एनाटॉमी के साथ भी। अब एनाटॉमी आप जानते हैं कि हाउ एनिमल्स आर बिल्ड, के एनिमल्स कैसे बने हैं, ठीक है। फिजियोलॉजी आपको पता है, इसमें अच्छा बिल्ट आ जाता है कि एनिमल्स कैसे बने हैं। फिजियोलॉजी आपको पता है कि हाउ देयर बॉडी पार्ट्स फंक्शन, कि उनके बॉडी पार्ट्स कैसे फंक्शन करते हैं, ठीक है, हाउ देयर बॉडी पार्ट्स फंक्शन। ओके, देन जेनेटिक्स आप जानते हैं, हाउ ट्रेट्स आर पास्ड ऑन, कैसे इनकी जो खुसूसियात हैं वो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होती हैं। देन इकोलॉजी आप वाकिफ़ हैं इससे, हाउ दे इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट, ठीक है, इसमें इन्वायरमेंट आया था, हाउ दे इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट, ठीक है। अब कंजर्वेशन, हाउ टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड इकोसिस्टम, ठीक है। अब ज़ूलॉजी एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनिमल किंगडम यूजिंग साइंटिफिक मेथड, ठीक है, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनिमल किंगडम यूजिंग ऑब्जर्वेशन, एविडेंस एंड लॉजिक। ये वो क्यास आराइयों पर मुश्तमिल नहीं है कि जो सी है ना वो बस इमेजिनेशंस या कोई स्टोरी बना ली, नहीं, बल्कि इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एविडेंसेस एंड लॉजिक। ओके, अब नेक्स्ट है साइंटिफिक मेथड इन ज़ूलॉजी, ठीक है, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। द साइंटिफिक मेथड इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट साइंटिस्ट यूज टू अंडरस्टैंड द नेचुरल वर्ल्ड। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसमें जो साइंसदान हैं वो नेचुरल वर्ल्ड को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि एनिमल्स को समझने के लिए, ठीक है, इंक्लूडिंग एनिमल। अब मॉडर्न ज़ूलॉजी इज़ नॉट बेस्ड ऑन गैसेस, पर्सनल बिलीव्स और ट्रेडिशंस। अब जो मॉडर्न ज़ूलॉजी है वो गैसेस के ऊपर और पर्सनल बिलीव्स के ऊपर और रवायात के ऊपर बेस नहीं करती, उसके लिए वो बेस करती है एविडेंसेस पर, टेस्टिंग पर, लॉजिकल रीजनिंग पर, ठीक है। अब हेयर आर द मेन स्टेप्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड। अब साइंटिफिक मेथड के मेन स्टेप्स हैं ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन, experimentation, data analysis, conclusion. So this approach help test hypothesis with evidence. अब मैं इसको वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट वी ऑब्जर्व समथिंग इंटरेस्टिंग इन नेचर। सबसे पहले क्या होता है कि हम कोई इंटरेस्टिंग चीज़ जो सी है अपनी नेचर में उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। जैसा कि ये मैंने साइड पे ये आपको एक ज़ूलॉजिस्ट नज़र आ रही है जो पॉन्ड के पास खड़ी है और उसमें फ्रॉग्स हैं। अब ये ज़ूलॉजिस्ट ने ऑब्ज़र्व किया कि ये जो फ्रॉग्स हैं, ये जो वेट अ मिनट, ये जो फ्रॉग्स हैं इनको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, डिफॉर्मिटीज़ है, ठीक है। अब उसने ऑब्ज़र्व किया, अ ज़ूलॉजिस्ट सीज दैट फ्रॉग इन अ पोल्यूटेड पॉन्ड और आर हैविंग डिफॉर्मिटीज़। अब वो खुद से क्वेश्चन, जो साइंटिस्ट है वो क्वेश्चन पूछता है, सवाल पूछता है खुद से, वाई इज़ दिस हैपनिंग, ये क्यों हो रहा है, ठीक है। द साइंटिस्ट आस्क्स वाई इज़ दिस हैपनिंग। देन फिर होती है हाइपोथेसिस फॉर्मेशन। हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस एन एजुकेटेड गैस और पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। ये एजुकेटेड गैस है, ठीक है, नॉलेज की बेस के ऊपर गैस किया जाता है और पॉसिबल एक्सप्लेनेशन पेश की जाती है, ठीक है, कि मे बी द पोल्यूशन इज़ कॉजिंग जेनेटिक म्यूटेशंस इन द फ्रॉग्स, कि शायद जो गंदगी है पॉन्ड में, जो पोल्यूटेड वाटर है, ये इसने कोई जेनेटिक म्यूटेशन, कोई तब्दीलियाँ जो सी हैं, ख़राबियाँ पैदा कर दी हों फ्रॉग में। तो अब फिर किया जाता है एक्सपेरिमेंटेशन। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन। द हाइपोथेसिस इज टेस्टेड थ्रू कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। अब जो गैस किया उन्होंने
अब उस हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, ठीक है, प्रैक्टिकल वर्क के ज़रिए उनको एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट में जो सा है ना वो टेस्ट किया जाएगा हाइपोथेसिस को, ठीक है। साइंटिस्ट क्या करेगा, साइंटिस्ट जो सा फ्रॉग है, ठीक है, साइंटिस्ट में कंपेयर फ्रॉग्स इन पोल्यूटेड एंड क्लीन पॉन्ड्स, ठीक है। अब साइंटिस्ट कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करेगा, ओके। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करेगा। वो क्या करेगा कि फ्रॉग का जो सा है ना, वो कुछ फ्रॉग जो से उनको इस पोल्यूटेड वाटर में छोड़ेगा और कुछ को साफ़ जो से पानी का पॉन्ड है उसमें छोड़ेगा, फिर दोनों का कंपैरिजन करेगा, ठीक है, कि वाकया ही पोल्यूशन की वजह से इनमें जो तब्दीली आई है, जो इनमें ख़राबी पैदा हुई है, क्या उसकी वजह पोल्यूशन है, आलूदगी है। तो फिर होगा डाटा एनालिसिस, ठीक है। ऑल रिजल्ट्स आर रिकॉर्डेड केयरफुली, जो तमाम वो डाटा लेंगे उसको बहुत केयरफुली, जो रिजल्ट्स हमारे पास आएंगे उसको केयरफुली रिकॉर्ड किया जाएगा। साइंटिस्ट लुक फॉर पैटर्न एंड एनालाइज द रिजल्ट स्टैटिस्टिकली, ठीक है, वो स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करेंगे और उस पैटर्न को जो सा है उसको देखेंगे और एनालाइज करेंगे, ठीक है। फिर जो सा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा कंक्लूजन, जो हमने डाटा कलेक्ट किया, ठीक है, जो हमने रिजल्ट्स कलेक्ट किए हैं, ठीक है, उनको एनालिसिस उनका किया है, उसकी बेस के ऊपर साइंटिस्ट डिसाइड करेंगे वेदर द हाइपोथेसिस इज़ करेक्ट और नॉट, कि हमारी जो हाइपोथेसिस थी, जो हमने गेस किया था कि पोल्यूशन की वजह से फ्रॉग्स में डिफॉर्मिटीज़ है, क्या वो दुरुस्त है या नहीं, ठीक है। इफ़ करेक्ट इट मे लीड टू अ थ्योरी, अगर तो ये करेक्ट होगी, ठीक है, अगर ये जो सी हाइपोथेसिस है वो करेक्ट होगी, देन इट मे लीड टू अ थ्योरी, ठीक है। इफ़ नॉट अ न्यू हाइपोथेसिस इज मेड, अगर नहीं तो फिर वो एक नई हाइपोथेसिस बनाएंगे, एक नया गैस करेंगे, ठीक है, कि नहीं पोल्यूशन की वजह से नहीं था, इसकी वजह वो कोई और वजह थी। अब वो जो कोई और वजह जो सी है वो ढूंढेंगे, तो फिर वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, देन डाटा एनालिसिस होगा, फिर कंक्लूजन होगी, फिर अगर वो करेक्ट होगी तो इट मे लीड टू अ थ्योरी। तो दिस अप्रोच हेल्प टेस्ट हाइपोथेसिस विद एविडेंस। दिस मेथड हेल्प्स zoologists to discover facts, solve animal related problems, and also build reliable knowledge such as understanding diseases, behavior, reproduction, and adaptation. Okay, so moving forward, ये देखिए मैंने आपको ये पिक्चर भी दी है। ये सबसे पहले साइंटिस्ट ऑब्जर्व करता है, देन हाइपोथेसिस फॉर्मेशन होती है, गेस किया जाता है, फिर एक्सपेरिमेंटेशन होती है, देन डाटा एनालिसिस, देन कंक्लूजन, ओके। अब नेक्स्ट हमारा है टॉपिक व्हाट इज़ लाइफ, ज़िंदगी है क्या। लाइफ इज़ not defined by one property but by a combination of traits found in all living organisms. So these are the 8 features that every living thing must have. If something shows all of these, it is live. कि ये 8 प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं कि जो उनसी हर लिविंग थिंग है उसमें ये होनी चाहिए ज़रूर, ठीक है। अगर किसी में ये सारी खूबियाँ हैं तो वो ज़िंदा है। सबसे पहले आ जाती है केमिकल यूनिकनेस, ठीक है, देन है हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन, देन रिप्रोडक्शन, देन जेनेटिक प्रोग्राम, देन मेटाबॉलिज्म, डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन, मूवमेंट। अब मैं इसको वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करती हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ को, ठीक है। अब है केमिकल यूनिकनेस, ठीक है, जैसे इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने बताया लाइफ इज़ बिल्ड फ्रॉम मैक्रो मोलिक्यूल्स, डीएनए और प्रोटीन। सो स्टूडेंट्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड फ्रॉम यूनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। आप जानते हैं कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत पेचीदा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, जिनमें प्रोटीन आ जाती है, न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, ठीक है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड में आपको पता है कि डीएनए है,
देन आरएनए है, ठीक है, फिर लिपिड्स आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। दीज आर नॉट फाउंड इन द सेम फॉर्म इन नॉन लिविंग थिंग्स लाइक रॉक्स और एयर। ये जो से हैं ये सेम फॉर्म में नहीं पाए जाते जो जिंदा नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, जैसा कि हवा हो गई, रॉक्स हो गए, ठीक है। तो लाइफ हैज़ इट्स ओन स्पेशल केमिस्ट्री, ज़िंदगी की जो अपनी एक स्पेशल केमिस्ट्री है, ये आप बात याद रखें। जैसे ह्यूमन फॉर एग्जांपल ह्यूमन डीएनए एंड एलिफेंट डीएनए आर डिफरेंट, ठीक है। इंसान का डीएनए और एलिफेंट का डीएनए डिफरेंट है, बट बोथ आर मेड यूजिंग द सेम बिल्डिंग ब्लॉक्स, लेकिन वो बनते तो सेम बिल्डिंग ब्लॉक से ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, तो ये आपको मैंने बात जाहिर कर दी कि केमिकल यूनिकनेस है, हर एनिमल की जो सी है उनमें केमिकल यूनिकनेस पाई जाती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी इंसान की और हाथी की कि डीएनए जो सा है वो डिफरेंट है, लेकिन मिलता वो सेम, बनता वो सेम बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर ही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन। From cell to ecosystem mean life is organized in levels from small to large, के life जो सी है वो small से जो सी है वो large, जैसे कि इस पर सेल होता है, सेल से मिलकर जो से हैं वो ऑर्गन्स, फिर टिश्यूज़ बनते हैं, फिर ऑर्गन्स बनते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, फिर ऑर्गेनिज़म्स बनते हैं, फिर पॉपुलेशन बनती है, देन इकोसिस्टम बनता है। तो क्या है कि स्मॉल से बड़े की तरफ जा रही है, फ्रॉम सेल्स टू इकोसिस्टम। सो ईच लेवल ब्रिंग्स न्यू एबिलिटीज़ कॉल्ड इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब एग्जांपल आप ले लें कि एक सिंगल सेल जो सा है ना वो सोच नहीं सकता, सिंगल सेल कांट थिंक, बट बिलियन ऑफ ब्रेन सेल्स टुगेदर थॉट, और लेकिन दिमाग के तमाम सेल्स मिलकर जो सा है वो सोच सकते हैं, ठीक है। इस बात पे गौर कीजिए कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन की हम बात करें, ठीक है। अब अच्छा, ये हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आपको जो सी है ये इसकी एग्जांपल दी कि द सिंगल सेल कांट थिंक, ठीक है। एक न्यूरॉन वर्क नहीं कर सकता, लेकिन जब सब मिलते हैं तो वो काम कर लेते हैं। अब इसकी एग्जांपल आप सिंपल ले लें कि एक ईंट के साथ आप घर नहीं बना सकते, ठीक है। जब उन तमाम ईंटों को आपस में जोड़ा जाता है तो एक घर बन जाता है। तो इट्स आई थिंक ब्यूटीफुल एग्जांपल। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन क्या है? फ्रॉम जीन्स टू स्पीशीज़, मीन के ऑल लिविंग थिंग्स कैन मेक मोर ऑफ देयर काइंड, दे रिप्रोड्यूस, ठीक है। आप जानते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, इसमें एक पेरेंट होता है, जैसे बैक्टीरिया में होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिसमें दो पेरेंट्स होते हैं, जो एनिमल्स में होती है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन क्या है? फ्रॉम जीन्स टू स्पीशीज़, ठीक है। जीन्स से स्पीशीज़ का बनना। अब जेनेटिक प्रोग्राम देखें, ऑल लिविंग थिंग्स हैव डीएनए विच इज़ लाइक इंस्ट्रक्शन मैनुअल, ठीक है। अब जितनी भी ज़िंदा चीज़ें हैं उनके पास डीएनए मौजूद है, ठीक है। डीएनए इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है लाइफ की, ठीक है, ज़िंदगी की इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है। डीएनए इज़ अ यूनिवर्सल एंड फॉलो द सेम 4 लेटर कोड जो आप जानते होंगे, ATCG इन ऑल लाइफ, ठीक है। ये हम नेक्स्ट डिटेल में स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। अब आपको समझ आ गई जेनेटिक प्रोग्राम की। देन है मेटाबॉलिज्म, ऑल केमिकल्स रिएक्शंस इन द बॉडी, ठीक है। मेटाबॉलिज्म इंक्लूड्स ऑल केमिकल रिएक्शंस इनसाइड द बॉडी that keep it alive. It includes making energy from food, breaking down waste, ठीक है, building and repairing cells. तो मेटाबॉलिज्म में वो तमाम केमिकल रिएक्शन आ जाते हैं जो खाने से एनर्जी बनाते हैं, फिर जो सा है जो वेस्ट होता है उसकी तोड़ फोड़ करते हैं, ठीक है, सेल को रिपेयर करते हैं, उसकी बिल्डिंग का काम करते हैं, ओके। देन है डेवलपमेंट। अब ये सारी टर्मिनोलॉजी जो सी हैं ये हम नेक्स्ट डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। अब ये चैप्टर 1 जो हिकमैन है उसका चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अभी हमने तमाम टॉपिक्स को डिटेल में स्टडी करना है। सो नेक्स्ट है डेवलपमेंट।
अब डेवलपमेंट लाइफ फॉलोज अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न, लाइफ डजंट स्टे द सेम, लाइफ सेम नहीं रहती। एवरी लिविंग थिंग्स गोज थ्रू अ ग्रोथ प्रोसेस। आप जानते हैं कि हर जिंदा चीज़ जो सी है वो एक ग्रोथ के प्रोसेस से गुजरती है, ठीक है। जैसे कि एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है, फिर उसकी ग्रोथ होती है, फिर उसमें तब्दीलियाँ आती हैं, फिर वो मेच्योर होती है, ठीक है, फ्रॉम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। और फिर क्या होती है कि एक सिंपल स्ट्रक्चर से वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देती है, फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है, अब डेवलपमेंट में आपको पता है कि इसमें सेल डिवीजन जो सी है वो इंक्लूड होती है, ठीक है। सेल डिवीजन इसमें इंक्लूड होती है, फिर स्पेशलाइजेशन होती है, फिर बॉडी शेपिंग होती है, ओके। अब इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन क्या है, ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई के लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू देयर सराउंडिंग। जो से आप जानती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये अपनी जो इनके इर्द गिर्द माहौल है उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। जैसे कि प्लांट्स बेंड टुवर्ड्स सनलाइट, आप जानते हैं कि प्लांट जो हैं वो सनलाइट की तरफ बेंड हो जाते हैं। एनिमल, अगर आपको आप अपनी एग्जांपल ले लें कि आपको ख़तरा महसूस होता है तो आप भागते हैं, ये क्या है कि आप अपने इन्वायरमेंट को जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। आपकी आंखों में कोई तेज़ी से कोई रोशनी डाले, टॉर्च आपकी तरफ कर दे तो आप आंखों को ब्लिंक करेंगे, ठीक है, ये आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपके जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसको, ठीक है। अब मूवमेंट, इंटरनल और एक्सटर्नल मूवमेंट, आप जानते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो मूवमेंट, तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो मूवमेंट शो करते हैं, जैसे वॉकिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, ओके। अब इंटरनल मूवमेंट आप जानते हैं कि हमारा ब्लड, खून हमारा फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करता है, सेल मूवमेंट होती है, डाइजेशन है, ये हमारी इंटरनल मूवमेंट है, ओके। इवन प्लांट शो मूवमेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। आप जानते हैं पौधे जो से हैं वो भी जो सी मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ की फॉर्म में, पानी ट्रांसपोर्ट होता है उनमें, ओके। नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड, इमर्जेंस एंड कॉम्प्लेक्सिटी। सो ये ऊपर जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, आप ये याद रखें कि ये 8 प्रॉपर्टीज़ जो सी हैं, इफ़ फाउंड टुगेदर आर प्रूफ दैट समथिंग इज़ अलाइव। अगर ये इकट्ठी पाए जाएं तो इस बात का सबूत है कि ज़िंदगी जो चीज़ है उसमें ज़िंदगी मौजूद है। इफ़ इवन वन इज़ मिसिंग इट्स नॉट ट्रूली लिविंग, ठीक है। अगर एक भी चीज़ इसमें से मिसिंग है तो वो ट्रूली लिविंग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, इमर्जेंस एंड कॉम्प्लेक्सिटी। अब इमर्जेंस इज़ अ कॉन्सेप्ट इन बायोलॉजी दैट मीन्स व्हेन मैनी सिंपल पार्ट्स वर्क टुगेदर दे क्रिएट न्यू एंड मोर कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ठीक है। जब सिंपल पार्ट्स जो है मिल के काम करते हैं तो वो एक नई और कॉम्प्लेक्स जो सा है फंक्शन बना देते हैं, ठीक है। Higher level functions arise from interactions of simpler components, okay. Next, these new abilities are called emergent properties. इन अब new abilities को जो सा है वो हम emergent properties कहते हैं। जब simple part थे उन्होंने मिल के काम किया तो उन्होंने नया फंक्शन बना दिया, और इन जो सी नई ये फंक्शन होंगे, नई एबिलिटीज़ होंगी, इनको इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ कहेंगे, ठीक है। अब आप इसकी एग्जांपल ले लें, वही सेम एग्जांपल, ब्रेन थिंकिंग एबिलिटी इमर्जेस फ्रॉम न्यूरॉन्स, ठीक है। अब अ सिंगल न्यूरॉन कांट थिंक, मैंने आपको बताया कि सिंगल न्यूरॉन सोच नहीं सकता, वर्क नहीं कर सकता, बट व्हेन बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स कनेक्ट एंड इंटरेक्ट इन द ब्रेन, ठीक है। अब जब बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं ब्रेन में, दे प्रोड्यूस कॉन्शियस थॉट, मेमोरी, क्रिएटिविटी एंड इमोशंस, ठीक है। वो जो सी है वो थॉट्स प्रोड्यूस करते हैं, मेमोरी बनाते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं, इमोशंस जो से हैं, ठीक है, वो प्रोड्यूस करते हैं। तो दिस एबिलिटी टू थिंक इमर्जेस फ्रॉम द होल सिस्टम, के ये जो एक सोचने की ताकत आई है ये जब पूरा सिस्टम बना है न्यूरॉन्स को मिलके तब आई है, नॉट फ्रॉम वन सिंगल सेल, एक सिंगल सेल से, एक सिंगल न्यूरॉन से नहीं आई, ठीक है।
तो सिंपली आप इसकी एग्जांपल मैंने पहले भी आपको दी कि वन ब्रिक कैन नॉट बी कॉल्ड अ हाउस, कि एक ईंट जो सी है उसको हम घर नहीं कह सकते, लेकिन बट इफ़ यू पुट हंड्रेड्स ऑफ ब्रिक्स टुगेदर इन द राइट ऑर्डर, कि अगर आप कितनी ज़्यादा ईंटों को एक राइट ऑर्डर में प्लेस करते हैं, ठीक है, तो यू गेट समथिंग न्यू एंड कॉम्प्लेक्स, ओके, जिसको क्या कहते हैं, हाउस, घर कहते हैं। सो की कॉन्सेप्ट इसका इमर्जेंस एंड कॉम्प्लेक्सिटी का यही है कि लाइफ इज़ मोर दैन जस्ट इंडिविजुअल पार्ट, कि एक इंडिविजुअल पार्ट से कहीं गुना ज़्यादा है ज़िंदगी जो सी है। द वे पार्ट्स आर कनेक्टेड एंड इंटरेक्ट गिव राइज टू न्यू हायर लेवल एबिलिटीज़, के जब वो पार्ट आपस में जुड़ते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं, वो किस तरीके से आपस में जुड़ते हैं, किस तरीके से आपस में इंटरेक्ट करते हैं, वो इस बात को जो सा है उसको राइज करेगा, ठीक है, कि कितनी हाई लेवल की एबिलिटीज़ जो सी हैं वो बनेंगी, ओके, पैदा होंगी। अब इन जोलॉजी दिस helps us understand how cell, tissues, organs, organisms develop abilities like movement, thinking and reproduction that no single part can do alone, कि कैसे सेल, टिश्यूज़, ऑर्गन्स, ऑर्गेनिज्म जो से हैं वो इन एबिलिटीज़ को डेवलप करते हैं जो एक सिंगल पार्ट नहीं कर सकता, बल्कि जब सब आपस में मिलते हैं तब ये जो से हैं ये अपनी ड्यूटीज़ को, एबिलिटीज़ जो सी इनकी डेवलप होती हैं, ओके। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल हायरार्की। अब फ्रॉम मॉलिक्यूल्स टू इकोसिस्टम, बायोलॉजिकल हायरार्की मीन्स दैट लाइफ इज स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड इन लेवल्स, के लाइफ जो सी है वो स्ट्रक्चर है, उसका एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और उसको लेवल में ऑर्गेनाइज किया गया है, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट केमिकल यूनिट टू द इंटायर इकोसिस्टम, ओके। अब ईच हायर लेवल इज़ मेड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपलर लेवल बिलो इट, ठीक है। अब हर जो लेवल है वो जो इससे पिछला है, ठीक है, सिंपल है, उससे मिलके बना है। जैसे सेल मिलते हैं टिश्यूज़ बनाते हैं, ठीक है, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स, ऑर्गन्स ऑर्गेनिजम्स, देन ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं पॉपुलेशन, पॉपुलेशन स्पीशीज़, ठीक है, और स्पीशीज़ इकोसिस्टम बनाती हैं, ओके। सो ईच लेवल शोज इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ दैट आर नॉट प्रेजेंट इन द सिंपलर लेवल बिलो इट। अब मॉलिक्यूल्स आप जानते हैं कि द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन देखें तो सेल आपको पता है कि बेसिक, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि सेल्स बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, आप जानते हैं, जैसे ब्लड सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, और टिश्यूज़ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होते हैं। मैंने आपको बताया कि सिमिलर सेल्स जब आपस में मिलते हैं तो वो टिश्यूज़ बनाते हैं। ऑर्गन्स क्या हैं, ऑर्गन्स हैं डिफरेंट टिश्यूज़ ज्वाइंट फॉर अ फंक्शन, ये डिफरेंट टिश्यूज़ हैं ऑर्गन्स, जैसे हार्ट है, लंग्स है, ठीक है। फिर ऑर्गेनिजम्स जो से बनते हैं, कंप्लीट लिविंग बीइंग बन जाता है, जैसे कि फ्रॉग हो गया, ठीक है, ह्यूमन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इधर मिसिंग है ये ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम इज मिसिंग, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम में आ जाते हैं जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, देन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम जैसे कि आप एग्जांपल ले लें फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, ओके। सो ईच लेवल परफॉर्म न्यू फंक्शंस दैट लोअर लेवल्स कांट, ये बात आप याद रखें। अब की आइडिया क्या मिलता है, लाइफ बिकम मोर कॉम्प्लेक्स एंड कैपेबल एज यू मूव अपवर्ड इन द हायरार्की, कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो लाइफ जो सी है वो मोर कॉम्प्लेक्स होती जाती है, पेचीदा होती जाती है। नेक्स्ट है थेरीज दैट गाइड जोलॉजी। अब जोलॉजीज गाइडेड बाय टू मेजर साइंटिफिक थेरीज जो सी हैं वो जोलॉजी को गाइड करती हैं, दैट एक्सप्लेन हाउ लाइफ इज़ कनेक्टेड एंड हाउ ट्रेड्स आर पास डाउन, कि कैसे ज़िंदगी आपस में कनेक्ट करती है, कैसे जो खूबियाँ हैं, ट्रेड्स हैं, वो पास आउट करती हैं, ठीक है, पेरेंट्स से उनके ऑफ स्प्रिंग में, ठीक है। ये अब मैं आपको इसका ओवरव्यू देती हूँ क्योंकि नेक्स्ट हमने इसको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। अब थेरी ऑफ एवोल्यूशन मैं आपको बताती हूँ कि
explain the diversity and unity of life. All animals share a common ancestry. ठीक है. अब the theory of evolution explain that all animals are connected through common ancestry, के उनके बावजदाद जो से थे, ancestor जो से थे वो सेम थे. ठीक है. Over millions of years species have changed. अब मिलियन ईयर्स के बाद जो है वो स्पीशीज जो सी हैं वो चेंज होती गई, इवॉल्व होती गई थ्रू अ प्रोसेस नेचुरल सिलेक्शन. ठीक है. प्रोसेस के ज़रिए जिसे कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन. तो दिस थेरी शोज अस व्हाई एनिमल्स लुक एंड बिहेव डिफरेंटली. ये थेरी हमें बताएगी कि क्यों एनिमल्स जो से हैं वो एनिमल्स लुक एंड बिहेव डिफरेंटली. व्हाई एनिमल्स look and behave differently. कि क्यों जो एनिमल्स हैं वो दिखने में और बिहेव करने में मुख्तलिफ हैं. ठीक है. बट ऑल्सो वाई दे शेयर सम फीचर्स. जैसे लेकिन क्यों इनके जो से कुछ फीचर्स हैं वो सेम हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मिसाल ले लें कि परिंदे हैं, बर्ड्स हैं, ह्यूमन्स हैं, वेल्स हैं. ऑल हैव सिमिलर बोन्स इन देयर लिम्स. इनके जो लिम्स हैं उनमें सिमिलर बोन्स हैं. इवन थो दे यूज़ दैम डिफरेंटली, ताकि ये उनको ना मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करते हैं. इसकी वजह ये है कि ये सेम इंसेस्टर जो से है ना उससे इवॉल्व हुए हैं. ठीक है. तो इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे. अभी मैंने आपको इसका ओवरव्यू दिया है. अब इसमें हम ना थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में 2 बिग आइडिया जो से है ना वो एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको. एक तो यूनिटी ऑफ लाइफ होगा कि ऑल लाइफ कम्स फ्रॉम कॉमन इंसेस्टर. दैन डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ हैज़ ब्रांच्ड आउट इनटू मैनी स्पीशीज ओवर टाइम. कैसे ज़िंदगी जोन सी थी उसने आगे डिफरेंट ब्रांचेस बना ली डिफरेंट स्पीशीज़ में विद द पैसेज ऑफ टाइम. नेक्स्ट है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स एंड पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. सो इस थ्योरी जो सी है ये एक्सप्लेन करती है कि जो ट्रेड्स हैं वो कैसे वालिदैन से बच्चों में जाती हैं. ठीक है. इट सेज दैट जीन्स आर फाउंड ऑन स्ट्रक्चर्स, के जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. फिर क्या होता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, जब रिप्रोडक्शन होती है पेरेंट्स जो से हैं वो अपने उनके पेरेंट्स के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो उनके बच्चों में चले जाते हैं और इसी तरह जीन्स जो से हैं वो भी चले जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन में. सो दिस थ्योरी इज़ द बेसिस ऑफ जेनेटिक्स. ठीक है. ये थ्योरी जो सी है ये बेसिस है जेनेटिक्स की, बेसिस ऑफ जेनेटिक्स. एंड हेल्प्स एक्सप्लेन हेरिडिटी एंड वेरिएशन. ठीक है. कि क्यों जो सी है ना वो चेंजेस आते हैं और विरासत के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. ठीक है. तो एग्जांपल आप मिसाल ले लें कि अगर दोनों पेरेंट्स की आंखें जो सी हैं ब्राउन हैं तो द चाइल्ड इज़ लाइकली टू हैव ब्राउन आइज़. ठीक है. तो बच्चे में भी चांसेस हैं कि उसमें उसकी आंखें ब्राउन हों बिकॉज जीन ऑन देयर क्रोमोसोम्स आर पास्ड ऑन. अब जो क्रोमोसोम्स ब्राउन आइज़ के जीन जो से थे ब्राउन आइज़ के वो पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स पर थे. तो जब क्रोमोसोम पास आउट हुए तो डेफिनेटली वो ट्रेड्स जो से हैं वो भी पास ऑन हो गई. ठीक है. तो इस थ्योरी को भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे. दिस बोथ थ्योरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. So thank you for watching chapter Life Biological Principles and the Science of Zoology. बुक हमारी थी इंटीग्रेटेड प्रिंसिपल्स ऑफ zoology 4th edition हिकमैन. इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर हम 1 by 1 हर टॉपिक को डिटेल में स्टडी करेंगे और उनके MCQs जो से हैं वो भी सॉल्व करेंगे. तो थैंक यू वेरी मच. कुछ आपको ना समझ आई हो तो ज़रूर कमेंट में आप बताइएगा. ठीक है.